तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की यूनिट फर्स्ट को। जिन जिन लोगों का कोड है BCS 301 और BCS 302H, वो इस वीडियो को देखें और एक बार सिलेबस भी देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम काफी सारी चीजों को कवर करेंगे जो बाकी सारी यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स के लिए साथ भी बिल्कुल मैच हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन, फंक्शनल यूनिट्स क्या होती हैं डिजिटल सिस्टम की, उनका इंटरकनेक्शन कैसे होता है, बसेस क्या होती हैं, बस आर्किटेक्चर क्या होता है, टाइप्स ऑफ बसेस कौन कौन सी होती हैं, बस आर्बिट्रेशन हम देखेंगे, रजिस्टर बस और मेमोरी ट्रांसफर हम पढ़ेंगे, प्रोसेसर का ऑर्गेनाइजेशन हम देखेंगे, जनरल रजिस्टर्स का ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, एड्रेसिंग मोड सीखेंगे। तो ये सारी चीजों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो गाइज, मैं चाहूंगा कि आप लोग अगले 30 से 35 मिनट बिल्कुल रुके रहें। आपके इस वीडियो से या इस यूनिट से जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मैं कवर करवाऊंगा और आपकी वो इजीली आपको समझ में आ जाएंगी। तो घबराने वाली कोई बात नहीं, और चाहूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फंक्शनल यूनिट्स क्या है डिजिटल सिस्टम की। एक कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसके अंदर काफी सारी फंक्शनल यूनिट्स होती हैं जो कि साथ में काम कर रही होती हैं, ताकि जो डेटा है वो एफिशिएंटली प्रोसेस होता रहे। ठीक। तो कौन कौन सी फंक्शनल यूनिट्स आती है डिजिटल सिस्टम के अंदर? तो पहली है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू इसको बोलते हैं। सीपीयू, मेमोरी, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, ये सारी की सारी जो फंक्शनल यूनिट्स है एक साथ काम करती हैं जिससे कि जो डेटा है वो प्रोसेस हो पाए एफिशिएंटली। तो इनका जो इंटरकनेक्शन है वो एंश्योर करता है डेटा फ्लो को, थोड़ा स्मूथ डेटा फ्लो हो। यानी कि जब हम इनका इंटरकनेक्शन कर देते हैं तो उससे जो डेटा फ्लो है वो स्मूथ हो जाता है और इंस्ट्रक्शंस का जो एग्जीक्यूशन है वो भी स्मूथ हो जाता है। अब एक एक करके समझेंगे इन यूनिट्स के बारे में। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू जो होता है उसे ब्रेन बोलते हैं कंप्यूटर का, यानी कि सीपीयू दिमाग बोला जाता है कंप्यूटर का, जो कि सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है इंस्ट्रक्शंस को या टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है। तो सीपीयू के पास भी दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, दूसरा है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम है अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। जैसे कि आप 2+3 कंप्यूटर में टाइप करते हो, आंसर आता है 5। ये कौन कर पा रहा है? ये अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट से हो रहा है। तो एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम है अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। अरिथमेटिक और लॉजिकल दोनों ऑपरेशंस को कौन परफॉर्म करता है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल ऑपरेशंस जैसा कि एंड, और नॉट, एक्सओर, ये सारे के सारे। अब बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। तो कंट्रोल यूनिट मैनेज करता है और कंट्रोल करता है ऑपरेशंस को। ठीक है। कंट्रोल यूनिट यानी कि कंट्रोल करने वाला जो यूनिट है। तो कंट्रोल यूनिट का काम होता है ऑपरेशंस को मैनेज करना और कंट्रोल करना, क्योंकि ये कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है मेमोरी के लिए, रीड राइट फंक्शंस के लिए, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए, और इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट का बेसिकली काम क्या होता है? ऑपरेशंस को मैनेज और कंट्रोल करना। बात करते हैं मेमोरी यूनिट की। तो मेमोरी यूनिट का काम होता है डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोसेस। यानी कि डेटा किसी भी प्रोसेस के स्टार्ट होने से पहले क्या था, प्रोसेस के दौरान क्या हुआ, और प्रोसेस के बाद क्या, रिजल्ट के आसपास क्या हुआ, उस सारी चीजों को स्टोर करता है, वो मेमोरी यूनिट करता है। तो हमारे पास दो टाइप्स की मेमोरी होती है, एक है प्राइमरी मेमोरी, एक है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी या रोम बोलते हैं। ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी एक टेम्पररी स्टोरेज होता है जिसको हम ड्यूरिंग द प्रोसेस यूज करते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या है? ये टेम्पररी स्टोरेज है जिसको हम ड्यूरिंग द प्रोसेस यूज कर रहे हैं। सेकेंडरी मेमोरी यानी कि जो एचडीडी होती है, एसएसडी होती है आपके लैपटॉप्स में भी, वो परमानेंट स्टोरेज होता है डेटा का और प्रोग्राम्स का। इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अगला है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का काम क्या होता है? इसका काम होता है इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करना और डेटा को एक्सेप्ट करना काफी सारे एक्सटर्नल सोर्सेस से। इनपुट यूनिट जो होता है वो इनपुट को कन्वर्ट करता है एक ऐसे फॉर्म में जो कि कंप्यूटर प्रोसेस कर पाए।
कंप्यूटर प्रोसेस करता है बाइनरी फॉर्म को। ठीक, तो इनपुट का काम होता है बाहर या एक्सटर्नल सोर्सेस से इनपुट लेना। जैसे आपको कोई प्रोग्राम रन कराना है, आपने कोई प्रोग्राम लिखा, ठीक है, तो वो प्रोग्राम जो आपने लिखा वो क्या हो जाएगा, वो इनपुट हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इनपुट। अब आउटपुट क्या होता है, आउटपुट जो होता है वो रिजल्ट होता है सीपीयू का। आपने कोई प्रोग्राम लिखा, आपने प्रोग्राम टाइप किया, ठीक है, आपका वो प्रोग्राम कंप्यूटर ने रन किया, उसके बाद जो आउटपुट आया, ठीक है, वो रिजल्ट आया ना आउटपुट। तो आउटपुट यूनिट क्या करती है, वो प्रोसेस करती है रिजल्ट को सीपीयू से, और सीपीयू से जो ये रिजल्ट्स आते हैं इनको हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। आपने सबसे पहले क्या करा, अपने कंप्यूटर में कोई एडिशन का प्रोग्राम लिखा। एडिशन का प्रोग्राम को क्या होगा, जो हमारे पास कंपाइलर या इंटरप्रेटर होगा, वो उसको जो पूरा कोड आपने लिखा है उसको कंप्यूटर की जो समझने वाली भाषा है यानी कि बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा। फिर वो बाइनरी कोड जब समझेगा कंप्यूटर तो उससे एक आउटपुट देगा बाइनरी कोड के अंदर ही। उस बाइनरी कोड के आउटपुट को जब आपको समझ में तो आएगा नहीं बाइनरी कोड, तो उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हमारा जो सीपीयू है यानी कि कंपाइलर है वो दोबारा से कन्वर्ट कर देगा और आप उसको आउटपुट बोलेंगे। ठीक है, अब इंटरकनेक्शन कैसे होता है इन फंक्शनल यूनिट्स का, तो हमारी जो ये सारी की सारी फंक्शनल यूनिट्स है वो कम्युनिकेट करती हैं बसेस के थ्रू। अब बसेस क्या होती हैं, बसेस मतलब हमारी कुछ ऐसी चीजें होती हैं कंप्यूटर के अंदर जिनके थ्रू ये सारी की सारी जो फंक्शनल यूनिट्स है वो कम्युनिकेट यानी कि बातचीत कर पा रही है। तो हमारे पास तीन टाइप्स की बसेस होती हैं। पहली है डेटा बस, दूसरी है एड्रेस बस, तीसरी है कंट्रोल बस। डेटा बस ट्रांसफर करती है डेटा को सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। एड्रेस बस कैरी करती है एड्रेस इंफॉर्मेशन को यानी कि डेटा की लोकेशन को कैरी करती है एड्रेस बस। कंट्रोल बस का काम होता है सिर्फ कंट्रोल सिग्नल्स को सेंड करना कोऑर्डिनेशन के लिए। जब ये तीनों की तीनों यूनिट्स से ये सारी यूनिट्स एक साथ प्रॉपर्ली कनेक्ट होती है तो वो एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं जिसका काम होता है डेटा को एक्सेप्ट करना। डेटा को एक्सेप्ट कौन करेगा, इनपुट यूनिट। फिर दूसरा काम होता है उस डेटा को स्टोर करना और प्रोसेस करना जो कि मेमोरी और सीपीयू मिलकर कर रहे होते हैं। तीसरा होता है कंट्रोल ऑपरेशंस यानी कि जो कंट्रोल यूनिट के हाथ में होता है। फोर्थ है आउटपुट का जनरेशन जो कि आउटपुट यूनिट के हाथ में होता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो एनेबल करता है कंप्यूटर्स को कि वो टास्क जैसे कि कैलकुलेशन, डेटा मैनेजमेंट और ऑटोमेशन एफिशिएंसी को ढंग से कर पाए। ठीक, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर सीपीयू का। ये डायग्राम क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि डायग्राम बना चाहिए। तो हमारे पास रैम होती है, ठीक है, रैम जो है, फिर हमारे पास कंट्रोल लाइंस होती है, क्लॉक होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, एक्यूमुलेटर होता है, पीसी यानी कि प्रोग्राम काउंटर होता है, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, हमारे पास ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है, मेमोरी डेटा रजिस्टर होता है। तो ये डायग्राम को बना के आना है, ठीक है। और ये जो इनके बीच में कनेक्शन दिखा रखा है ना, ये बसेस होती हैं। बेसिकली ये बसेस होती हैं जिसके थ्रू पूरा का पूरा कम्युनिकेशन चल रहा है, ये जैसे कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। इस इंटरकनेक्शन को बसेस बोलते हैं, ये बसेस ऑफ इंटरकनेक्शन है। ठीक, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आपको पूरा डायग्राम बनाना जहाँ पे रैम भी हो, एड्रेस बस हो, डेटा बस हो, मेमोरी डेटा रजिस्टर हो, एमडीआर हो, ये सब चीजें। तो ये डायग्राम बना के आइएगा, एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। अभी एक और डायग्राम होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर का डायग्राम बना के आइए। तो उस केस में आपको ये वाला डायग्राम बना के आना है कि हमने कोई प्रोग्राम लिखा डेटा को, उसको पहले इनपुट, ये हमारा इनपुट यूनिट के अंदर जाएगा। इनपुट यूनिट ने एक्सटर्नल प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया, उसको एक यानी कि मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर वो स्टोरेज यूनिट के पास जाएगा और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होगा, कंट्रोल यूनिट होगा, जो कि इस पूरे जो हमने प्रोग्राम लिखा है, डेटा लिखा है, उसको समझेगा और उसके हिसाब से आउटपुट देगा। जब वो आउटपुट देगा तो वो आउटपुट यूनिट के पास जाएगा। आउटपुट यूनिट क्या करेगा, उस डेटा को जो कि कंप्यूटर की फॉर्म में आया, कंप्यूटर की लैंग्वेज में आया आउटपुट यूनिट के पास, उसको वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगा और वो इन्फॉर्मेशन हमको रिजल्ट के तौर पे मिल जाएगी, ठीक है। और ये डायग्राम है फंक्शनल यूनिट का। तो हमारे पास इनपुट यूनिट होती है, स्टोरेज यूनिट होती है और एक आउटपुट यूनिट होती है। स्टोरेज यूनिट के अंदर दो टाइप्स की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज या सेकेंडरी स्टोरेज। फिर हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है जिसके अंदर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है और कंट्रोल यूनिट होती है। फिर आउटपुट यूनिट होती है।
ये बेसिक सिंपल सा डायग्राम है, आप ये बना के आइएगा जब फंक्शनल यूनिट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पूछा जाए तो ब्लॉक डायग्राम के साथ पूछा जाएगा, आपको जरूर बना के आना है। अब बात करते हैं डिजिटल सिस्टम के अंदर बसेस क्या होती हैं और उनके टाइप्स कौन कौन से हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले की तरह है। तो बस एक सेट ऑफ वायर्स होता है जो कि कनेक्ट करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंप्यूटर के। बस क्या है, ये एक सेट ऑफ वायर्स है। तो बस क्या है, बस एक सेट ऑफ वायर्स है जो कि कनेक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंप्यूटर के, ताकि कम्युनिकेशन फैसिलिटेट हो पाए, यानी कम्युनिकेशन हो पाए। तो बसेस का काम होता है डेटा को ट्रांसफर करना, एड्रेसेस को ट्रांसफर करना, कंट्रोल सिग्नल्स को ट्रांसफर करना बिटवीन सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो बस क्या है, हमारे पास कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है, मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट होता है। ये सारे डिवाइसेस कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सारे डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ बसेस के थ्रू। तो बसेस का काम होता है डेटा का ट्रांसफर करना, डेटा के एड्रेस का ट्रांसफर करना, कंट्रोल सिग्नल्स का ट्रांसफर करना। तो बस के सिंपल क्या है, ये सेट ऑफ वायर्स है जो कि कनेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंप्यूटर के, ताकि उनके बीच में कम्युनिकेशन हो पाए। तो तीन टाइप की बसेस होती हैं, पहली है डेटा बस, दूसरी है एड्रेस बस, तीसरी है कंट्रोल बस। ठीक है, तो डेटा बस का काम क्या होता है, जो हमारी डेटा बस होती है वो ट्रांसफर करती है एक्चुअल डेटा को कंपोनेंट्स के बीच में। ये बाय डायरेक्शन होती है, इनकी डायरेक्शन भी याद रखनी है आपको, डायरेक्शन जरूर याद रखनी है। डेटा बस बाय डायरेक्शनल होती है, यानी कि वो दोनों साइड में फ्लो कर सकती है। वो डेटा इधर से उधर भी ले जा सकती है और उधर से इधर भी ले जा सकती है। ठीक है, बाय डायरेक्शनल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो डेटा है वो बोथ डायरेक्शंस में फ्लो कर सकता है। डेटा बस टिपिकली कंसिस्ट करती है 8, 16, 32 या ज्यादा लाइंस के बीच में। ठीक है, या तो वो 8 होंगी, 4 4 का सेट होगा, 16 होंगी, 8 8 का सेट होगा, 32 होंगी, 16 16 का सेट होगा, इस तरीके से। ठीक है, इसलिए इसको बाय डायरेक्शनल बोला पता है, यानी कि 4 तो डेटा को ले जाने के लिए होंगी और 4 डेटा को वापस लेकर आने के लिए होंगी। अब एड्रेस बस क्या होती है, एड्रेस बस कैरी करती है मेमोरी लोकेशन की एड्रेस को या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जो कि सीपीयू रीड करना चाहता है या राइट करना चाहता है। तो एड्रेस बस क्या करती है, इट कैरीज द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दैट द सीपीयू वांट्स टू रीड और राइट। ये यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी कि वो सिर्फ सीपीयू से मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरफ फ्लो कर रही होती है, यानी कि एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, इसलिए इसको यूनिडायरेक्शनल बोला जाता है। इसके पास 16, 20 या ज्यादा लाइन्स हो सकती है। बात करते हैं कंट्रोल बस की, तो कंट्रोल बस का सिर्फ काम होता है कंट्रोल सिग्नल्स को ट्रांसफर करना और जो ऑपरेशंस हो रहे हैं पूरे फंक्शनल यूनिट्स के बीच में उनको कोऑर्डिनेट करना। तो इसके अंदर सिग्नल्स होते हैं जो कि इंक्लूड होते हैं रीड और राइट कमांड, जैसे कि कमांड जो होती है वो कंट्रोल बस के अंदर होती है। कंट्रोल सिग्नल्स जैसे कि रीड और राइट कमांड्स हो गई, कंट्रोल सिग्नल्स है, इंटरप्ट्स हो गई, क्लॉक पल्सेस हो गई, ये सारे के सारे काम किसके होते हैं, कंट्रोल बस के होते हैं। तो कंट्रोल बस बेसिकली हेल्प करती है फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए। जो भी फंक्शंस हो रहे हैं सिस्टम के अंदर उन सबको रेगुलेट करने के लिए कंट्रोल बस का काम होता है बेसिकली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बस का आर्किटेक्चर कैसा होता है, तो एक कंप्यूटर की बस जो होती है उसके अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं, पहला है एड्रेस बस, दूसरा है डेटा बस। एड्रेस बस क्या करती है, वो कैरी करती है मेमोरी और इनपुट आउटपुट एड्रेसेस को। डेटा बस का काम होता है एक्चुअल डेटा को ट्रांसफर करना। सिस्टम बस जो होता है वो एंश्योर करता है हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर को बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी, वाइल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो कनेक्टेड होते हैं थ्रू एक्सटर्नल इंटरफेसेस, क्योंकि उनको इनपुट भी एक्सटर्नल इंटरफेस से लेना है और आउटपुट भी एक्सटर्नल इंटरफेस को ही देना है। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर होता है जहाँ पे हमारे पास एक डेटा बस होती है, एक एड्रेस बस होती है, एक कंट्रोल बस होती है। ये सब कनेक्टेड होते हैं सीपीयू से, मेमोरी से, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। डेटा बस तो जहाँ पे ये दो एरोज हैं यानी कि ये यूनिडायरेक्शन यानी कि बाई डायरेक्शनल है, जहाँ पे भी दो एरोज आ जाए उसका मतलब होता है ये बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, जहाँ पे सिंगल एरो है यानी कि वो यूनिडायरेक्शनल है, डेटा एक साइड में फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो डेटा बस दोनों साइड से कन्वर्ट होती है, मेमोरी से भी, इनपुट से भी, सीपीयू से भी। एड्रेस बस एक ही तरफ डेटा फ्लो करता है उसके अंदर, या तो सीपीयू से एड्रेस बस में आएगा, या फिर एड्रेस बस से मेमोरी में जाएगा, या फिर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के पास जाएगा। बात करते हैं कंट्रोल बस की, तो कंट्रोल बस भी बाई डायरेक्शनल होती है। ठीक है,
कंट्रोल दोनों साइड में फ्लो कर सकता है। तो ये सिस्टम बस का डायग्राम है, आप जरूर बना के आइएगा कि डायग्राम से आप जब समझाएंगे तो आपको इसी समझ में आ जाएगा। तो ये डायग्राम देखने से आपको, सिर्फ ये डायग्राम देखने से क्या क्या क्लियर हुआ कि डेटा बस होती है, वो डेटा बस क्या करती है, वो यूनिडायरेक्शनल होती है। उसमें डेटा बस से, जो डेटा बस क्या काम होता है, सीपीयू से भी डेटा दे सकती है, सीपीयू को डेटा ट्रांसफर भी कर सकती है, मेमोरी से डेटा दे सकती है, मेमोरी डेटा ट्रांसफर भी कर सकती है। ये बायडायरेक्शनल है। ऐसा ही काम कंट्रोल बस का है। कंट्रोल बस कमांड सीपीयू से ले भी सकती है और सीपीयू को कमांड भेज भी सकती है। ठीक, सेम काम है। बात करते हैं बस आर्बिट्रेशन की। तो बस आर्बिट्रेशन का क्वेश्चन जो है ये कई बार रिपीट हो चुका है, मोस्टली हर 2 साल में ये आ ही जाता है। तो बस आर्बिट्रेशन क्या होता है? तो जब मल्टीपल डिवाइसेस रिक्वेस्ट करते हैं एक्सेस को, शेयर्ड बस का एक्सेस जब मल्टीपल डिवाइसेस रिक्वेस्ट करते हैं, तो बस आर्बिट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो डिसाइड करता है कि कौन से डिवाइस को कंट्रोल मिलना चाहिए। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझेंगे कि एक क्लास है। ठीक है, एक क्लास है, टीचर टॉफी बांट रहा है। टीचर क्या कर रहा है? टॉफी बांट रहा है, सबको टॉफी चाहिए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ टीचर डिसाइड कर सकता है किसको पहले मिलेगी, किसको बाद में मिलेगी। ठीक है, वही सेम प्रोसेस बस आर्बिट्रेशन का होता है, जहाँ पे कि बहुत सारे मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं जो कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं शेयर्ड बस का एक्सेस लेने के लिए। वहां पे सिर्फ बस आर्बिट्रेशन डिसाइड करेगा कि किसको कंट्रोल देना है उस डिवाइस का। ठीक, ये बस आर्बिट्रेशन होता है। सिंपल बस हम समझा दिया। अब इसके भी कुछ मेथड्स होते हैं। तो हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं बस आर्बिट्रेशन के। पहला है डेजी चेनिंग, दूसरा है पैरेलल आर्बिट्रेशन, तीसरा है इंडिपेंडेंट प्रायोरिटी। तो डेजी चेनिंग ये हम अभी संक्षिप्त में पढ़ लेते हैं, यानी कि छोटा छोटा पढ़ेंगे। आगे इनको सबको हम थोड़ा सा बड़ा करने पड़ेंगे। तो डेजी चेनिंग सिंपल और लो कॉस्ट के ऊपर बेस होता है। इसमें एक बस ग्रांट सिग्नल पास होता है सारे डिवाइसेस के थ्रू एक सीक्वेंस में, और जो पहली बार सबसे पहले जिसने रिक्वेस्ट किया होगा उसको सबसे पहले कंट्रोल मिल जाता है इसके अंदर। डेजी चेनिंग में क्या हो रहा है, मल्टीपल डिवाइसेस हैं, वो एक्सेस लेना चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें एक बस ग्रांट सिग्नल चलाया जाता है डेजी चेनिंग के अंदर। बस ग्रांट सिग्नल का काम क्या होता है, ये वो चेक करता है कि सबसे पहले रिक्वेस्ट किसने भेजी थी। जिसने सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजी थी उसको ही एक्सेस मिल जाता है सबसे पहले। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये है कि कोई भी अगर सिंगल डिवाइस इसके अंदर फेल हो जाता है तो पूरा का पूरा एंटायर सिस्टम अफेक्ट होता है। ये हम आगे समझेंगे तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बात करें पैरेलल आर्बिट्रेशन की, तो पैरेलल आर्बिट्रेशन में क्या होता है, एक प्रायोरिटी एनकोडर का यूज किया जाता है जो कि डिसाइड करता है कौन सा डिवाइस के लिए एक्सेस दी जानी चाहिए। पैरेलल आर्बिट्रेशन के क्या यूज होता है? पैरेलल आर्बिट्रेशन के अंदर प्रायोरिटी एनकोडर का यूज किया जाता है। ये फास्ट होता है डेजी चेनिंग से। इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसके लिए एक्स्ट्रा हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरा टाइप का मेथड आर्बिट्रेशन होता है इंडिपेंडेंट प्रायोरिटी का, जहां पे हर एक डिवाइस के पास एक अपना सेपरेट बस रिक्वेस्ट होता है और अपनी खुद की ग्रांड लाइंस होती हैं। हाईएस्ट प्रायोरिटी डिवाइस को सबसे पहले कंट्रोल मिलता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और ज्यादा कॉस्टली होता है। ठीक, अब हम इन तीनों मेथड्स को एक एक करके ढंग से पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो ये डेजी चेन बस आर्बिट्रेशन होता है, जहाँ पे जो डिवाइस 1 है, डिवाइस 2 है, डिवाइस 3 है, ये बस आर्बिट्रेट होता है। तो एक ही पहले सिग्नल चलाता है जिसमें कि चेक करते हैं भाई किसने सबसे पहले रिक्वेस्ट की थी, और जिसने सबसे पहले रिक्वेस्ट की थी उसको एक्सेस मिल जाएगा इन शेयर्ड बसेस का। ये बसेस है शेयर्ड इनका। ये है हमारा डायग्राम पैरेलल आर्बिट्रेशन का, जहाँ पे हमारे पास एक प्रायरी एनकोडर होता है और एक डिकोडर होता है। इसमें क्या चेक किया जाता है? इसमें चेक किया जाता है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है। ठीक है, जिस भी डिवाइस की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी उसको ये एक्सेस दे देता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले रिक्वेस्ट किसने दिया है उसके ऊपर दिया जाता है, इसमें प्रायोरिटी के बेसिस पे दिया जाता है। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो डायग्राम को बना के आना है, यहाँ पे बस आर्बिट्रेटर होता है, डिवाइसेस डिवाइसेस डिवाइसेस, ये बीजीटी है, बस ग्रांट। ठीक है, बस ग्रांट एक वो होता है ये जो आप पढ़ा होगा अभी। तो डायग्राम्स को बना के आना, एक बार पॉज करके डायग्राम्स को देखिएगा ध्यान से। ये बस आर्बिट्रेटर 1 है, बस आर्बिट्रेटर 2 है, बस आर्बिट्रेटर 3 है, बस आर्बिट्रेटर 4 है। ये रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट, रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट, रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट,
तरीके से काम करते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पोलिंग वर्सेस डेजी चेनिंग। इसका सिंपल एक्सप्रेशन देखते हैं। जब हमारे मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं जो कि कम्युनिकेट करना चाहते हैं सीपीयू के साथ, यानी कि मल्टीपल डिवाइसेस कम्युनिकेट करना चाहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ, अब सिस्टम के पास जरूरत होती है ये डिसाइड करने की किसको सबसे पहले एक्सेस दिया जाना चाहिए। इसी समय पर पोलिंग और डेजी चेनिंग का यूज सामने आता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोलिंग के बारे में। तो पोलिंग जो हमारे पास है उसके अंदर हम 1 बाय 1 चेक करता है हमारा सिस्टम। जैसे आप एक क्लास के टीचर हो तो आपने देखा होगा क्लास में टीचर जब अटेंडेंस लेता है तो वो 1 बाय 1 चेक करता है कि कौन आया है कौन नहीं आ रहा है। जैसे एक्स वाई जेड ये नाम है 10 बंदों का, एक्स वाई जेड पी वाई क्यू ऐसे करके, तो वो सबको एक एक करके चेक करेगा। इमेजिन कि आप एक टीचर हैं जो कि अटेंडेंस ले रहे हैं क्लास के अंदर, तो आप हर एक स्टूडेंट को उसके नाम से चेक करेंगे एक एक करके, ठीक है, और देखेंगे कि कौन प्रेजेंट है। इसी तरीके से पोलिंग वर्क करता है। पोलिंग के अंदर सीपीयू हर एक डिवाइस से पूछता है कि क्या तेरे को एक्सेस की जरूरत है, यानी कि डू यू नीड एक्सेस। अगर डिवाइस यस कहता है तो उसको कंट्रोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है, सीपीयू हर एक डिवाइस को चेक करता है एक सेट ऑर्डर के अंदर कि भाई तेरे को एक्सेस की जरूरत है या नहीं है। अगर डिवाइस जो है उसको बस की जरूरत होती है तो सीपीयू उसको एक्सेस दे देता है, अगर नहीं होती है तो सीपीयू आगे चेक करता है, ठीक है। जैसे 10 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 बंदे में 10वें बंदे ने एक्सेस मांगा है तो वो पहले के पास जाएगा, चेक करेगा कि तूने मांगा या नहीं मांगा, ये बोलेगा नो। दूसरे के पास जाएगा, तीसरे के पास जाएगा, चौथे के पास जाएगा। इस तरीके से वो 10वें के पास जब पहुंचेगा तब वो बोलेगा कि हाँ मेरे को एक्सेस चाहिए, उसको एक्सेस मिल जाएगा। तो पोलिंग में क्या होता है कि 1 बाय 1 चेक करता है सीपीयू की इसको एक्सेस चाहिए। इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज ये है कि अगर इसके अंदर एक डिवाइस फेल हो जाता है तो सिस्टम फिर भी सही तरीके से काम करता रहता है। इसके अंदर प्रायोरिटीज चेंज होती रहती हैं जैसे जैसे पोलिंग ऑर्डर मॉडिफाई होता है। अब 10वें बंदे को रिक्वेस्ट मिल गई है, उसी समय पर तीसरे बंदे ने रिक्वेस्ट कर दिया कि मुझे भी चाहिए। जो 10वें का काम खत्म होगा तो उसके बाद ये तीसरे के पास जाएगा। तो इस तरीके से जो प्रायोरिटीज हैं वो चेंज होती रहती हैं इसके अंदर। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि सीपीयू को बहुत सा टाइम देना पड़ता है डिवाइसेस को चेक करने के लिए। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 10वें नंबर पे अगर किसी ने भी रिक्वेस्ट मांगी है, किसी भी डिवाइस ने रिक्वेस्ट मांगी है, वो 10वें नंबर पे एग्जिस्ट करता है। तो पिछले 9 को चेक करने के टाइम पे जो टाइम लगा है वो वेस्ट हो गया है ना। इस तरीके से इसके अंदर वेस्टेज ऑफ प्रोसेसिंग पावर भी होता है। अगर बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो उस केस में भी रिस्पॉन्स टाइम स्लो हो जाता है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं पोलिंग के। बात करते हैं डेजी चेनिंग की। तो डेजी चेनिंग में परमिशन पास होती है, ठीक है। इसमें आप इमेजिन करिए कि आप एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के अंदर एक रो में बैठे हैं। एक रो है, आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आपको उसके अंदर बैठा है, ठीक है। अगर फर्स्ट पर्सन को कोई भी चीज नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो किसको पास कर देगा, सेकंड को। वैसे ही सेकंड को नहीं चाहिए तो थर्ड को, थर्ड को नहीं चाहिए तो फोर्थ को। तो ये परमिशन का पास करने का प्रोसेस होता है। इसी तरीके से डिजिटल में क्या होता है कि बस जो है ग्रांट सिग्नल, उसके अंदर जो बस ग्रांट सिग्नल होता है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के ऊपर मूव करता रहता है जब तक कि किसी डिवाइस ने उसको क्लेम ना कर लिया हो। जैसे आप 4 बंदे बैठे हो, चौथे वाले बंदे को एक्सेस चाहिए तो पहले वाले को मिल जाएगा, पहले वाले को मिलेगा, ये बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, दूसरे वाले को पास कर देगा। ऐसे ही फिर ये तीसरे वाले को पास कर देगा। अब ये चौथे वाले के पास जाएगा तो इसको चाहिए था, ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इसी तरीके से डिजिटलिंग काम करती है। सीपीयू सेंड करता एक बस ग्रांट सिग्नल, सीपीयू हर एक के पास नहीं जाता, वो जो उसके सामने पहले पड़ेगा उसको ही बस ग्रांट सिग्नल दे देगा डिवाइस को, ठीक है। तो अगर फर्स्ट पहले डिवाइस को ही वो चाहिए तो उसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन उसको नहीं चाहिए उस सिग्नल को वो दूसरे के लिए पास कर देगा। फर्स्ट डिवाइस दैट नीड्स द बस टेक्स कंट्रोल एंड स्टॉप पासिंग सिग्नल। जैसे ही जिसको सिग्नल चाहिए था उसके पास हो गया, तुरंत ही वो सिग्नल को जो पास करना था वो खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है, ये सिंपल और लो कॉस्ट मेथड है। इसके लिए वायर्स की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू पोलिंग, क्योंकि पोलिंग के अंदर हर एक के पास जाके चेक करना पड़ रहा था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ एक बस ग्रांट सिग्नल चलाया जाता है, ठीक है, जो कि पास होता रहता है। जिसको भी प्रायोरिटी चाहिए वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके अंदर अगर एक भी डिवाइस फेल हो जाता है तो पूरा का पूरा सिस्टम काम नहीं करता, क्योंकि पासिंग के ऊपर काम कर रहा है ना, 1 2 3 4 5। इसको सिग्नल आएगा डिपेंड किस पे है, इस वाले पे।
अगर ये ही खराब हो गया, ना इसको सिग्नल आ पाएगा ना कहीं और जा पाएगा, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। तो जो डिवाइस क्लोजेस्ट होगा सीपीयू के पास उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, इसलिए जो दूर वाले डिवाइसेस है उनके लिए अनफेयर हो जाएगा। ये स्लोअर है लार्ज सिस्टम्स के लिए, क्योंकि सिग्नल को बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा हर एक डिवाइस के थ्रू। तो ये डिसीजनिंग है। आई होप इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैं आपको समझा पाया हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब इनमें से कौन सा सिस्टम अच्छा है इसके बारे में बात करें तो स्मॉलर सिस्टम्स के लिए यानी कि छोटे सिस्टम्स के लिए डिसीजनिंग अच्छा है, क्योंकि ये चीप भी है और सिंपल भी है। लेकिन लार्ज सिस्टम्स के लिए पोलिंग ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये अलाउ करता है फ्लेक्सिबल प्रायोरिटी कंट्रोल को, और इसमें ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं आती कि अगर एक डिवाइस फेल हो जाएगा तो पूरा का पूरा जो हमारा सिस्टम है वो फेल नहीं होगा, जैसा कि आप डेजी चेनिंग में देख पा रहे थे। रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें तो पोलिंग होता है एक टीचर की तरह जो कि कॉल कर रही है रोल नंबर्स को अटेंडेंस चेक करने के लिए। बात करें डेजी चेनिंग की तो इसका मतलब होता है कि इसका रियल लाइफ एग्जांपल आप कैसे याद कर सकते हैं। एग्जाम के टाइम पे अगर आपको कुछ भी याद ना है ना, इतना याद रखने का कि पोलिंग एक टीचर जब रोल नंबर कॉल करता है उसकी तरह होता है, और डिसीजनिंग होता है माइक्रोफोन को पास करना डिस्कशन के बीच में। तो फर्स्ट वन वो होगा जिसको कि अटेंडेंस की या ग्रैब करने की नीड होगी। ठीक है, तो डिसीजनिंग में क्या होता है, इट इज लाइक पासिंग ए माइक्रोफोन इन अ डिस्कशन, द फर्स्ट वन हु नीड्स टू स्पीक ग्रैब्स इट। जिसको भी बात करने की जरूरत होती है वो ही उसको ग्रैब कर लेगा। ठीक, तो आई होप आपके सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बात करते हैं मेमोरी ट्रांसफर और रजिस्टर्स की। तो अब सबसे पहले समझेंगे कि मेमोरी ट्रांसफर क्या होता है। तो मेमोरी ट्रांसफर का मतलब होता है डेटा का मूवमेंट बिटवीन द सीपीयू एंड मेमोरी। मेमोरी ट्रांसफर क्या होता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ डेटा बिटवीन द सीपीयू एंड मेमोरी। इसके अंदर आते हैं रीड ऑपरेशंस, राइट ऑपरेशंस। रीड ऑपरेशंस मतलब डेटा को मेमोरी से फैच करना टू द सीपीयू। ठीक है, रीड ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, मेमोरी से डेटा फैच करना टू सीपीयू, यानी कि सीपीयू जब मेमोरी से डेटा को फैच करता है उसे बोलते हैं रीड ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन वो होता है जब सीपीयू मेमोरी को डेटा स्टोर करने के लिए देता है, यानी कि सीपीयू से जब मेमोरी में डेटा स्टोर होने के लिए जाता है ओल्ड डेटा को रिप्लेस करते हुए, उसको बोलते हैं राइट ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन में क्या होता है, सीपीयू मेमोरी से डेटा ले रहा है, राइट ऑपरेशन में सीपीयू मेमोरी को डेटा दे रहा है स्टोर करने के लिए। बेसिकली मेमोरी का काम क्या होता है, डेटा का स्टोर करना। ठीक है, अब इस मेमोरी ट्रांसफर में दो टाइप्स के रजिस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले है एड्रेस रजिस्टर, दूसरे हैं डेटा रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर का काम होता है मेमोरी लोकेशन, जिस मेमोरी लोकेशन पे हमने डेटा को स्टोर किया है उसका एड्रेस पता करना। ठीक, तो एड्रेस रजिस्टर का काम क्या होता है, ये स्टोर करता है एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन को। डेटा रजिस्टर का काम क्या होता है, ये होल्ड करता है डेटा को जो कि ट्रांसफर हो रही है। इसका एग्जांपल क्या है, रीड ऑपरेशन डी आर फ्रॉम एम ऑफ ए आर। इसका मतलब क्या है, जब आपके सामने ये लिखा होगा ना डी आर एम ऑफ ए आर, तो यहाँ पे क्या लिखा, इसका मतलब क्या है कि डेटा फ्रॉम मेमोरी एड्रेस, डी आर क्या है डेटा रजिस्टर, ए आर क्या है एड्रेस रजिस्टर। डेटा फ्रॉम मेमोरी एड्रेस मूव्स टू डी आर। डेटा फ्रॉम मेमोरी एड्रेस, एड्रेस रजिस्टर का जो मेमोरी एड्रेस है उसे डेटा कहाँ जा रहा है, वो डेटा रजिस्टर के पास जा रहा है। तो ये रीड ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जब डेटा सीपीयू से कहाँ जा रहा है, जो डेटा है वो कहाँ जा रहा है, मेमोरी से सीपीयू की तरफ जा रहा है, तो उसको बोलेंगे रीड ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन में क्या होता है, डेटा सीपीयू से कहाँ जा रहा है, मेमोरी की तरफ जा रहा है। ठीक है, जब डेटा सीपीयू से मेमोरी की तरफ जाएगा उसे बोलेंगे राइट ऑपरेशन। जब डेटा हमारी मेमोरी से सीपीयू की तरफ जाएगा उसे बोलेंगे रीड ऑपरेशन। ठीक है, ये मेमोरी है और ये एड्रेस रजिस्टर है, ये साथ में होंगे। जब इनसे डेटा हमारा सीपीयू की तरफ जाएगा तो उसको बोलेंगे रीड ऑपरेशन। जब मेमोरी का जो डेटा है, जो सीपीयू है वो डेटा भेजेगा मेमोरी की तरफ स्टोर करने के लिए, तो उसको बोलेंगे राइट ऑपरेशन। बात करते हैं थ्री स्टेट बस बफर्स की और कॉमन बस डिजाइन की। इमेजिन करिए एक बिजी रोड जहाँ पे मल्टीपल व्हीकल्स हैं, यानी कि डेटा जो कि ट्रेवल कर रही है, लेकिन एक ही लेन है जो कि अवेलेबल है ट्रेवल करने के लिए। अगर सारे व्हीकल्स ट्राई करेंगे एक साथ जाने का तो वहां पे जाम लग जाएगा।
ठीक है। इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए 3 स्टेट बफर्स भी सिस्टम के अंदर होते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होता है कि मल्टीपल डिवाइसेस जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनका जरूरत होती है कि दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना। लेकिन वो एक साथ डेटा को सेंड करेंगे सेम बस पे या सेम लाइन के थ्रू सेम टाइम पे, तो उससे डेटा का कोलिजन हो जाएगा और एरर्स हो जाएंगे। इसी चीज को टैकल करने के लिए 3 स्टेट बस बफर आया था या 3 स्टेट बफर आया था। तो 3 स्टेट बफर एक स्पेशल टाइप का डिजिटल सर्किट होता है जो कि हेल्प करता है कंट्रोल करने में कि कौन से डिवाइस को बस का किस टाइम पे एक्सेस दे देना चाहिए या कौन से डिवाइस को बस यूज करनी चाहिए एक गिवन टाइम पे। ठीक है। बाकी सारे नॉर्मल लॉजिक गेट्स की तरह इसके पास भी 2 स्टेट्स होती हैं। ठीक है। जैसे कि बाकी सारी नॉर्मल लॉजिक गेट्स होते हैं उनके पास सिर्फ 2 स्टेट होती हैं, 1 ऑन के लिए, 0 ऑफ के लिए। 3 स्टेट में एक एक्स्ट्रा स्टेट और होती है। तो पहली जो होती है उसे बोलते हैं लॉजिक 1 यानी कि हाई, यानी कि इसमें डेटा ऑन है। लॉजिक 0 यानी कि लो, इसमें डेटा ऑफ हो जाता है। और तीसरी स्टेट होती है हाई इम्पीडेंस स्टेट। तो इसमें क्या होता है कि बफर डिस्कनेक्ट हो जाता है बस से जब भी कोई ओपन स्विच होगा। ठीक है। इसकी आप इस तरीके से समझिए, मान के चलिए मल्टीपल फैंस जो है वो प्लग्ड है पावर स्ट्रिप पे। अगर सारे फैंस ऑन है तो पावर का लोड इंक्रीज हो जाता है और सिस्टम ओवरहीट हो सकता है। लेकिन अगर आप फैंस की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं या आप कंट्रोल कर सकते हैं उनके टर्न ऑन को एट ए टाइम, पावर को यूज कर सकते हैं एफिशिएंटली। ठीक है। कैसे समझेंगे? आप मान के चलिए आपके पास मल्टीपल फैंस हैं जो कि प्लग्ड है पावर स्ट्रिप में। अगर सारे के सारे फैंस ऑन है तो पावर का लोड बढ़ जाएगा, सिस्टम भी ओवरहीट हो जाएगा जैसे कि बस कोलिजन में होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ये कंट्रोल कर सकें कि कौन सा फैन टर्न ऑन होना चाहिए किस टाइम पे, तो पावर को आप एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से 3 स्टेट बफर एक्ट करता है पावर स्विच की तरह। ये डिसाइड करता है कि कौन से डिवाइस को एक्सेस मिलना चाहिए बस का। ठीक है। तो 3 स्टेट बस बफर क्या है? ये एक स्पेशल टाइप का डिजिटल सर्किट है जो कि हेल्प करता है कंट्रोल करने के लिए कि कौन से डिवाइस को बस का यूज करने का एक्सेस मिलना चाहिए एट ए गिवन टाइम। इसके अंदर 3 स्टेट्स होती हैं। पहली है लॉजिकल 1 स्टेट यानी कि हाई स्टेट, दूसरी है लो स्टेट, तीसरी है हाई इम्पीडेंस स्टेट। हाई इम्पीडेंस स्टेट में क्या होता है कि बफर डिस्कनेक्ट हो जाता है बस से जब भी वो ओपन स्विच में होता है। तो अब इसको कैसे यूज किया जाता है कॉमन बस डिजाइन में? अब इसको कैसे यूज किया जाता है कॉमन बस डिजाइन में? तो एक कॉमन बस एक सिंगल डेटा पाथ होता है जिसके अंदर काफी सारे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब इन सारे डिवाइसेस को शेयर करनी है सेम बस, और एक ही डिवाइस एक टाइम पर डेटा को सेंड कर सकता है। उस टाइम पे 3 स्टेट बफर क्या करता है? ये एंश्योर करता है कि सिर्फ एक ही डिवाइस कम्युनिकेट करेगा एक टाइम पे और बाकी सारे जो डिवाइसेस हैं वो डिस्कनेक्टेड रहेंगे उस टाइम पे। 3 स्टेट बफर एंश्योर करता है कि ओनली वन डिवाइस विल कम्युनिकेट एट ए टाइम while others devices will stay disconnected। ठीक है। अब इनको एक एक करके समझते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हर एक डिवाइस जैसे कि रजिस्टर, सीपीयू, मेमोरी, वो कनेक्टेड होते हैं एक कॉमन बस से थ्रू ए 3 स्टेट बफर। ईच बफर यानी कि हर एक बफर के पास एक कंट्रोल सिग्नल होता है इनेबल और डिसेबल का। यानी कि जब वो डिसाइड करेंगे किसको एक्सेस देना तो इनेबल खुल जाएगा, जब एक्सेस नहीं दे रहा तो डिसेबल होगा। ठीक है। जो भी डिसाइड कर रहा है कि डिवाइस को डेटा सेंड करना है या नहीं करना है। अगर कोई भी डिवाइस डेटा भेजना चाहता है तो उसका बफर इनेबल कर दिया जाता है, यानी कि वो एक्टिव स्टेट में आ जाता है जो कि अलाउ करता है डेटा के फ्लो को। और उस टाइम पे जब वो डेटा के पास डेटा सेंड किया जा रहा है, डिवाइस के पास डेटा सेंड किया जा रहा है, उस टाइम पे जो बाकी सारे डिवाइसेस हैं वो हाई इम्पीडेंस स्टेट के अंदर रहेंगे, यानी कि वो डिस्कनेक्टेड रहेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा 3 स्टेट बफर है वो काम करता है। जब ये इस वाले का डेटा ट्रांसफर हो जाएगा तो बाकी सारे बफर जो हैं उनको क्या कर दिया जाएगा? ओपन कर दिया जाएगा और इस बफर को डिसेबल कर दिया जाएगा और कोई भी दूसरा डिवाइस यूज कर सकता है बस को। जैसे ये बस है हमारी, ठीक है। पहला डिवाइस, दूसरा डिवाइस, तीसरा डिवाइस, चौथा डिवाइस, पांचवा डिवाइस। ठीक है, 5 डिवाइस से कनेक्टेड है।
अब तीसरे वाले को एक्सेस चाहिए डेटा का। तो 3 स्टेट बफर कंट्रोल क्या करता है, इसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, इनेबल के और डिसेबल के। तो तीसरे वाले को अगर डेटा भेजना है तो वो इसके लिए इनेबल कर देगा, उस टाइम पे बाकी सब डिस्कनेक्टेड रहेंगे। जब इसका पूरा प्रोसेस हो जाएगा तीसरे वाले का, तो तब इसको वो डिसेबल कर देगा और खोजेगा कि अब किसको जरूरत है डेटा के ट्रांसफर की, तो उसको मिल जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है ताकि जो डेटा का जाम लग सकता है वो नहीं होगा, कोलिशन जो होगा डेटा का वो नहीं हो सकता इसके अंदर। तो इस तरीके से 3 स्टेट बफर काम करता है और एंश्योर करता है कि एक टाइम पे एक ही डिवाइस कम्युनिकेट करेगा और बाकी सारे उस टाइम पर डिस्कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल है ट्रैफिक सिग्नल एनालॉजी। ठीक है, आप समझिए, आप सोचिए कि एक बिजी क्रॉस रोड है और एक सिंगल लेन है, यानी कि एक सिंगल लेन का रास्ता है। ठीक है, अगर दोनों साइड से ट्रैफिक आएगा तो कोई सा भी ट्रैफिक नहीं निकल पाएगा। इसमें अगर किसी को ट्रैफिक निकालना है तो कैसे होगा, 5 मिनट के लिए इस साइड चला दो, 5 मिनट के लिए इस साइड चला दो, मतलब जब इस तरफ से चल रहा है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहा है, तो राइट साइड वाला ट्रैफिक बिल्कुल एक अपनी पोजीशन में होना चाहिए, डिस्कनेक्टेड होना चाहिए इस रास्ते से। और जब लेफ्ट साइड वाला डिस्कनेक्टेड है तो राइट साइड वाला निकल सकता है। इसका एग्जांपल क्या है, ट्रैफिक सिग्नल एनालॉजी, जहाँ पे आप सोचिए कि एक सिंगल लेन का रोड है। अगर सारे डायरेक्शंस ट्राई करेंगे एक ही टाइप पे मूव करने का, तो वहां पे कैओस हो जाएगा। इसलिए ट्रैफिक सिग्नल की 3 स्टेट बफर अलाउ करता है सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट एक टाइम पे, और उस टाइम पे बाकी जो रोड पे रहने वाले लोग हैं, रोड क्रॉस करने वाले लोग हैं, उनको स्टॉप करना होगा, रुकना होगा। तो इसी तरीके से सिंपल स्टेट या 3 स्टेट बफर इंश्योर करता है कि एक ही डिवाइस एक टाइम पे बस का यूज कर सकता है, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो ये डेटा के कोलिशन को प्रिवेंट करता है, डेटा फ्लो को एफिशिएंट बनाता है, हार्डवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, यानी कि इंस्टेड ऑफ सेपरेट लाइंस फॉर ईच डिवाइस ए सिंगल शेयर्ड बस इज यूज्ड। ये स्केलेबिलिटी को इंप्रूव करता है, इंप्रूव करता है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे डिवाइसेस को ऐड किया जा सकता है विदाउट क्रिएटिंग टू मच कॉम्प्लेक्सिटी। अगर 3 स्टेट बफर का यूज हम ना करें तो क्या होगा, तो सारे डिवाइसेस ट्राई करेंगे डेटा को साइमल्टेनियसली सेंड करना, जिससे कि ओवरलैपिंग सिग्नल्स हो जाएंगे, डेटा के अंदर करप्शन हो जाएगी, सिस्टम फेलियर हो सकता है। और दिस सिस्टम विड नॉट नीड टू सेपरेट बसेस फॉर ईच डिवाइस, और हर सिस्टम के अंदर हर एक डिवाइस को एक सेपरेट बस की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि हार्डवेयर की कॉस्ट बढ़ जाएगी और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए 3 स्टेट बफर को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब क्लियर हो चुका होगा, आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास 3 स्टेट बफर का ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, आप करके जरूर आ जाएंगे, 100% श्योर हूँ मैं इस चीज के ऊपर। ठीक है, बात करते हैं सिंगल बस और मल्टीपल बस आर्किटेक्चर की। एक सिंगल बस सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो सिंगल बस सिस्टम एक शेयर्ड कम्युनिकेशन पाथवे होता है, जो कि कनेक्ट करता है सीपीयू को, मेमोरी को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, और सारे के सारे कंपोनेंट्स एक ही बस का यूज कर रहे होते हैं, और एक ही डिवाइस एक टाइम पे डेटा का ट्रांसफर कर सकता है, और उस टाइम पे बाकी सारे डिवाइसेस को वेट करना पड़ेगा। तो ये सिंगल बस होता है, जिसके ऊपर 3 स्टेट बफर सिस्टम काम करता है। सिंगल बस सिस्टम यानी कि इसके अंदर एक ही बस होगी और एक ही बस से सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो रहे होंगे। बात करें मल्टीपल बस सिस्टम की, तो मल्टीपल बस सिस्टम में क्या होता है कि हर एक कंपोनेंट, जैसे कि सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, इनपुट डिवाइसेस हो गया, हर एक कंपोनेंट के पास अपनी एक सेपरेट बस होगी, और इसके अंदर पैरेलल डेटा ट्रांसफर हो सकता है। इसके अंदर जैसा कि ये था ना, सिंगल बस सिस्टम के अंदर क्या था, एक टाइम पे एक ही डिवाइस डेटा को सेंड कर सकता है, वैसा मल्टीपल बस सिस्टम में नहीं होता है। यहाँ पे सारे डिवाइसेस सेम टाइम पे डेटा का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मल्टीपल बस सिस्टम के अंदर डिलेज नहीं होते हैं और सिस्टम की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। बात करते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस की, तो सिंगल बस सिस्टम को हम कहाँ यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। इसको हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका कॉस्ट लो होता है, यानी कि इसके अंदर वायर्स कम होते हैं, कंपोनेंट्स कम होते हैं, इसका डिजाइन सिंपल होता है, और इसको मैनेज करना भी ईजी है, इंप्लीमेंट करना भी ईजी है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस ये हैं। डिसएडवांटेजेस ये है कि इसका परफॉर्मेंस स्लो होता है, क्योंकि एक टाइम पे एक ही डिवाइस यूज कर सकता है बस को। इसके अंदर सिस्टम के फेलियर का रिस्क होता है, क्योंकि अगर बस फेल हो जाए, एक ही तो बस है, अगर वही फेल हो गई सब कुछ बंद हो जाता है। इसकी स्केलेबिलिटी लिमिटेड है, यानी कि ज्यादा डिवाइसेस होंगे तो डिले ज्यादा हो जाएंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है, मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम्स जो होते हैं वो यूज करते हैं कैश मेमोरी को, ताकि जो बस ट्रैफिक है वो रिड्यूस हो पाए।
ठीक। बात करें मल्टीपल बस सिस्टम को क्यों यूज किया जाता है, तो इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन फास्टर होता है। यानी कि मल्टीपल बसेस जो होती हैं वो अलाउ करती हैं पैरेलल डेटा ट्रांसफर को। ये वर्ड आपको याद रखना है, क्योंकि मल्टीपल बस सिस्टम्स में पैरेलल डेटा ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा, इसका यूज क्यों करते हैं ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर कोई बॉटलनेक नहीं होता, यानी कि सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक साथ काम कर सकते हैं। ये ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है सिंगल से, क्योंकि इसके अंदर एफिशिएंट और स्मूथ कम्युनिकेशन हो सकता है। एनालॉजी की बात करें तो सिंगल बस होता है एक वन लेन रोड की तरह, जहाँ पे एक टाइम पे एक ही कार मूव कर सकती है। मल्टीपल बसेस कैसे लिख सकते हैं, मल्टी लेन हाईवे की तरह होता है, जहाँ पे काफी सारे व्हीकल्स एक टाइम पे एक साथ निकल सकते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो एक सिंगल बस एक सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है, लेकिन मल्टीपल बस सिस्टम ज़्यादा फास्टर है, ज़्यादा एफिशिएंट है और ज़्यादा रिलायबल है आज की मॉडर्न कंप्यूटर के हिसाब से। आज की मॉडर्न कंप्यूटर के हिसाब से मल्टीपल सिस्टम ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा फास्टर है, ज़्यादा एफिशिएंट है और ज़्यादा रिलायबल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कराया है। यूनिट फर्स्ट का पार्ट सेकंड मैं आपके लिए कल ले आऊँगा। अगर आपको यूनिट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट पसंद आया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जरूर करिएगा यार, क्योंकि सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है। और आई होप आपके सारे टॉपिक्स मैंने कवर करवाए होंगे, और आने वाली वीडियोज़ में भी सारे के सारे टॉपिक्स को मैं ईजी शब्दों में कवर करवा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।